Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Mahatma Jyoti Rao Phule, important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया है, यानी कि रेस्पेक्ट दिया है टू सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिराव फुले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो यही बस एक छोटा सा न्यूज है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। देखिए ज्योतिराव फुले जी को ही ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले एक ही बात है, ठीक है। He was born on 11th April in 1827 in Pune and he belonged to माली कास्ट, जो लोअर कास्ट समझा जाता रहा है। और यही कारण है कि राइट सिंस बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ ही हैड बीन फेसिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और इस कारण से उन्होंने एक फाइट शुरुआत की अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही साथ बाद में मैं अगले पेज पे बताऊंगा हिज वाइफ ऑल्सो सपोर्टेड हिम इन सोशल रिफॉर्म्स, सावित्री बाई फुले। और इस तरीके से दोनों ने मिल करके, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले दोनों ने मिल करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ काम करने का फैसला किया, और इस तरीके से उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाए। अगर हम महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करें तो ही परसूड एजुकेशन डिस्पाइट सोसाइटल बैरियर्स, क्योंकि वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से थे, तो लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज इतनी ईजिली एक्सेसिबल थे नहीं, ये थी परसूड एजुकेशन, जिस कारण से ही गॉट एक्सपोज टू सम प्रोग्रेसिव वेस्टर्न आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, और इससे उनका एक रिफॉर्मिस्ट विजन बना, और जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड और जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ उन्होंने एक फाइट की शुरुआत की। महात्मा ज्योतिबा फुले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो देख लेते हैं। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये सब अपने हिस्ट्री के क्लास में जरूर पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मैं क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज करा देता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज बनाया था 1873 में। सत्य शोधक समाज known as Society of the Truth Seekers. The aim of this society was to promote social equality and challenge caste-based discrimination. He was a strong critic of Brahminical orthodoxy. जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं ऑर्थोडॉक्स, उसको हमेशा से ही वो चैलेंज करते रहे हैं। उनके अगर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जाती है गुलामगिरी, विच लिटरली मीन्स स्लेवरी। तो गुलामगिरी किताब मराठी में लिखी गई है, और इस किताब में उन्होंने एक पैरेललिटी ड्रॉ करने की कोशिश की है बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्लेवरी इन यूएस एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। दोनों एक जैसे ही हैं। कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्लेवरी, ऐसा उन्होंने आर्ग्यू किया इन हिज बुक गुलामगिरी। उसके अलावा उनकी एक दूसरी महत्वपूर्ण किताब सेतकायचा असुड, which simply means cultivator's whip. It highlights the exploitation of farmers by upper caste landlords. ये दो किताबें कम से कम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले पेज पे ही कि महात्मा ज्योतिराव फुले वाज असिस्टेड बाय हिज वाइफ सावित्री बाई फुले इन ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म्स। सावित्री बाई फुले की बात की जाए तो शी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट। तो मॉडर्न टाइम्स में फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम सावित्री बाई फुले का आता है। शी बिकेम फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया इन 1848 एंड ओपन्ड स्कूल फॉर गर्ल्स। उनकी एसोसिएट थी फातिमा शेख, इनका भी नाम अगर आप याद रख पाए तो, क्योंकि फातिमा शेख इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। Savitribai Phule is considered to be the first female teacher in modern India, and Fatima Sheikh is considered to be the first Muslim woman teacher of modern India.
दोनों ने मिलकर के जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी के अगेंस्ट फाइट किया। सावित्रीबाई फुले का ये कोट अगर आप याद रखें तो कहीं एसे राइटिंग में इस्तेमाल हो सकता है, when she said a woman without education is like a banyan tree without roots or leaves. So education is very important. It gives dimension, it opens new dimensions in our life. It gives us ability to think and take actions in a coordinated manner. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सिंपल सा प्रश्न मैंने आज प्रैक्टिस के लिए दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले एंड रिलेवेंस इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए और उसका आज के समाज पे क्या महत्व है, वो आपको इस प्रश्न के थ्रू जवाब में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिमूवल ऑफ जजेस इन इंडिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, संविधान में अगर हम बात करें कि क्या प्रोसीजर दिया गया है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ सिटिंग जजेस फ्रॉम ऑफिस, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जजेस कैन बी रिमूव्ड ऑन टू ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जजेस के रिमूवल की बात की गई है इन आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, जहां पे लिखा गया है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस, बट रिमूवल कैन बी डन ऑन दीज टू ग्राउंड्स एंड रिमूवल कैन बी डन ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. But President of India will pass that order after a resolution has been passed from each house of the parliament. तो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे हटा सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उसके पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से एक रिजोल्यूशन पास किया जाना होगा. That resolution must be passed with majority of total membership of the house and a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting. तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी होगी, तो एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है. दोनों हाउसेज में जब ये रेजोल्यूशन रखा जाएगा तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. और एक बार जब ये रिजोल्यूशन पास हो जाए दोनों हाउसेस से, उसके बाद उसी सेशन में द प्रेसिडेंट हैज टू पास और रिलीज एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ दैट जज. जिस सेशन में ये दोनों हाउसेस रिजोल्यूशन पास करेंगे फॉर रिमूवल ऑफ द जज, उसी सेशन में फिर प्रेसिडेंट को ऑर्डर रिलीज करके उस जज को रिमूव करना है. एक बात आपको और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी चाहिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस. ये जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, वी यूज द वर्ड इम्पीचमेंट, बट संविधान में इम्पीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस. फिर भी हम लोग कोलिक्वल तरीके से, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं द वर्ड इम्पीचमेंट फॉर रिमूवल ऑफ जजेस. अब थोड़ा अगर और डिटेल में देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान में ये बात कही गई है कि जजेस कैन बी रिमूव्ड बेस्ड ऑन मोशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन ये जो डिटेल्ड प्रोसीजर है कि व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए और उसी सेशन में फिर प्रेसिडेंट का ऑर्डर पास करके जजेस को रिमूव किया जाना चाहिए, ये डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस इज लेड डाउन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. तो पॉइंट ये है कि संविधान रिमूवल की बात करता है, कुछ बेसिक ग्राउंड्स देता है, बट डिटेल्ड प्रोसीजर, अगर हम डिटेल्ड प्रोसीजर यहाँ पे देखें तो फॉर इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस 100 लोकसभा एमपीज और 50 राज्यसभा members of parliament have to move a motion before the speaker or chairman of the upper house, speaker of Lok Sabha or chairman of the upper house as the case may be. Once the speaker or chairman accepts it, then she constitutes a 3-member committee to examine charges. The panel consists one chosen from the amongst the chief justice and other judges of the supreme court and one amongst the chief justice of the high court. पॉइंट ये है कि ये जो डिटेल प्रोसीजर आप देख रहे हो कि क्या फॉलो किया जाएगा, रिजोल्यूशन लाने से पहले लोकसभा के अंदर 100 एमपीज को साइन करके देना होगा स्पीकर को, या राज्यसभा में 50 एमपीज को साइन करके देना होगा स्पीकर को.
चेयरमैन को, एक बार जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उसके बाद वो 3 मेंबर की एक कमिटी बनाएंगे और ये 3 मेंबर की कमिटी एग्जामिन करेगी कि ये जो एलिगेशंस हैं ये सही हैं या नहीं। अगर ये एलिगेशंस, ये 3 मेंबर की कमिटी मानती है कि यस दिस एलिगेशंस आर राइट, यानी कि इफ द पैनल फाइंड्स मेरिट इन द चार्जेस, देन द स्पीकर या चेयरमैन में स्टार्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस, और फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस में स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग से पास किया जाएगा। तो ये जो डिटेल्ड प्रोसीजर है कि 50 मेंबर राज्यसभा के, अगर राज्यसभा में ये प्रोसेस शुरू होना है तो, या 100 मेंबर लोकसभा के अगर वहाँ से प्रोसेस शुरू होना है तो, उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। वो 3 मेंबर की कमेटी जो है वो स्टडी करने के बाद बताएगी कि ये जो एलिगेशंस हैं इसमें मेरिट है या नहीं। ये डिटेल्ड प्रोसीजर जो है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट, एक कानून की मदद से ले डाउन किया गया है। अभी हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि नो जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड इन इंडिया सो फार। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स कई सारे जजेस के अगेंस्ट, 5 या 6 जजेस के अगेंस्ट शुरू की गई इन द पास्ट। इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू की गई, लेकिन इसके पहले कि इम्पीचमेंट प्रोसेस पास हो पाता, कई सारे जजेस ने रिजाइन कर दिया जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, या कुछ जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस फेल हो गया, वो मोशन पास ही नहीं हो पाया क्योंकि उसको वो मेजॉरिटी सपोर्ट मिला नहीं इन द पार्लियामेंट। तो इम्पीचमेंट प्रोसेसेस शुरू हुए हैं अगेंस्ट फ्यू जजेस इन द पास्ट, बट नन ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुली पास्ड, और जिस कारण से अभी तक कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। कुछ जजेस ने इम्पीचमेंट होने से पहले रिजाइन कर दिया, या कुछ जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन ही फेल हो गया। अब हम करंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। आपको याद होगा पिछले साल मार्च महीने में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में बहुत सारा कैश मिला था। घर में आग लग गई थी और फिर इवैक्यूएशन के दौरान बहुत सारा कैश मिला था। उसके बाद उनको तो इमीडिएट बेसिस पर ट्रांसफर कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। साथ ही साथ उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ बिकॉज ऑफ करप्शन, मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। वो इम्पीचमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट हो पाता उसके पहले अब वो जज जस्टिस यशवंत वर्मा, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, बाद में अभी करेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जज थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ही हैज अटेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन बाय सेंडिंग ए लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। तो इससे एक और बात ध्यान हमें रखना है कि जजेस को जब रिजाइन करना होता है तो वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। तो इसके साथ ही जो भी प्रोसीजर चल रहा था फॉर हिज इम्पीचमेंट प्रोसेस अंडर जजेज इंक्वायरी एक्ट, दैट विल कम टू एन एंड। तो इस केस में भी इम्पीचमेंट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। इसके पहले कि इम्पीचमेंट हो पाता, जस्टिस वर्मा हैज रिजाइंड। रेजिग्नेशन का एक फायदा है, इम्पीचमेंट होने से पहले जजेस रिजाइन इसलिए कर देते हैं क्योंकि रिजाइन करने के बाद कम से कम उनको पेंशन मिलता रहेगा। पेंशन बेनिफिट में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता अगर आपने वक्त से पहले रिजाइन कर दिया तो। इम्पीचमेंट प्रोसेस भी रुक गया और पेंशन भी मिलता रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब जजेस को लगता है कि वो इम्पीच हो ही जाएंगे तो उसके पहले वो रिजाइन कर देते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट थ्रेशोल्ड ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन ह्यूमंस। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को देखा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो स्वेटिंग होती है हमारे स्किन के थ्रू गर्मी के दिनों में, उसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के इंटरनल हीट को मैनेज करने के लिए। तो आप इसके पहले ऐसे ही समझते हैं। देखो, आपने गर्मी के दिनों में कई सारे घरों में देखा होगा, गांव में तो खासकर, कि मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें हम लोग पानी रख करके रखते हैं उसको ठंडा करने के लिए। घड़े में होता क्या है कि चूंकि वो मिट्टी का है तो उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, और वो पोर्स के थ्रू वो जो घड़े का पानी है वो अंदर से धीरे धीरे सीप करके बाहर के सरफेस पे आता रहता है धीरे धीरे, और फिर बाहर पे के सरफेस पे आने के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है गर्मी के दिनों में। इवेपोरेट होने के कारण जब भी कोई वाटर या लिक्विड इवेपोरेट होगा तो इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है,
इवापोरेट होने के लिए जब वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एक थोड़ा सा हीट चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, जिसकी मदद से वो लिक्विड से वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो। वो लेटेंट हीट डिराइव करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट घड़ा ओनली। वो जो पॉट है मिट्टी का, उसके सरफेस से ही वो लेता है। तो इस कारण से जो मिट्टी का घड़ा है वो ठंडा होता रहता है, क्योंकि अंदर का पानी सीप करके बाहर आया सरफेस पे थोड़ा थोड़ा, वहां से इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेशन के लिए जो उसको लेटेंट हीट चाहिए वो उसने उस अर्थन पॉट के सरफेस से ही डिराइव किया, जिस कारण से वहां से हीट लगातार एक्सट्रैक्ट होता रहता है फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ दैट अर्थन पॉट। और इस कारण से वो अर्थन पॉट ठंडा रहता है, और इस कारण से वो अपने अंदर के पानी को भी ठंडा रखने में कामयाब होता है। ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म है या रोल है स्वेटिंग का हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी के अंदर से धीरे धीरे पोर्स के थ्रू स्वेट हमारे स्किन के आउटर सरफेस पे आता रहता है, और फिर ये स्वेट इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होता है तो हमारे स्किन से वो थोड़ा सा लेटेंट हीट लेकर के इवेपोरेट होता है, जिस कारण से हमारी स्किन को वो कूल करता रहता है। जब हमारा स्किन कूल होता है तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी रिलेटिवली कूल रहते हैं, और बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो चलता रहता है। तो ये है रोल स्वेटिंग का इन मैनेजिंग हीट, इंटरनल हीट ऑफ आवर बॉडी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब स्वेटिंग हमें बहुत महसूस होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग महसूस होता है, और उस टाइम में हमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है, जबकि एक्चुअल टेम्परेचर कम ही होता है बाहर में। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब हमारे आसपास का जो सराउंडिंग एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। इस कारण से जब हमारे बॉडी के अंदर से मॉइस्चर निकल करके स्किन सरफेस पे आता है तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी एयर जो हमारे आसपास है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। अब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, वो लगभग सैचुरेटेड लेवल पे है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इस कारण से हमारा जो स्किन के ऊपर जो स्वेटिंग है वो इवापोरेट नहीं हो पाता। जब इवापोरेट नहीं हो पाता है तो फिर वो जो प्रोसेस है पूरा, जिसमें वो लेटेंट हीट लेकर के हमारी बॉडी से हीट को कम करता है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। इस कारण से हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है तो बाहरी टेम्परेचर भले 30 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन बड़ी इंटरनल सी बेचैनी होती है, क्योंकि वो जो स्वेटिंग वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्वेटिंग और उसके बाद इवेपोरेशन वाला प्रोसेस, वो हो नहीं पाता। इस कारण से वी फील अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। सो दैट इज द रोल ऑफ स्वेटिंग। तो जनरली क्या है कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता रहता है व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो, जिस कारण से हमें फिर भी ठीक लगता है। अगर बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी कम है, तो हमें इतनी बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि वो फिर जो स्वेट है वो लगातार इवेपोरेट हो रहा है, बॉडी फिर भी ठंडा बना हुआ है। बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमें बेचैनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फिर इंटरनल हीट कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं हो पाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें दो टर्म सीखने चाहिए, जिसपे मुझे लगता है लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है। यूपीएससी या एपीएससी मुझे याद नहीं, लेकिन प्रश्न आया इस पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए, जो हमारा जो थर्मामीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसका जो बाहरी मेटालिक सरफेस होता है उसको हम लोग कहते हैं बल्ब, ठीक है। या मान लीजिए जो पूरा का पूरा थर्मामीटर है उसको हम लोग कल कह सकते हैं बल्ब, फाइन। अब होता क्या है कि अगर हमने वो थर्मामीटर को ऐसे ही हवा में हैंग करके थोड़ी देर छोड़ दिया, तो उसमें जो टेम्परेचर दिखाएगा उसको कहा जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर यूजुअली रेफर टू एज एयर टेम्परेचर अराउंड। तो ये हमारा थर्मामीटर है, उसको हमने ऐसे हवा में छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद जो टेम्परेचर वहाँ पे निकल करके आता है, दिखता है, उसको हम लोग कहेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अभी उसी थर्मामीटर का जो मेटालिक पोर्शन है या बल्ब है, वहाँ पे अगर हम एक वेट कॉटन लगा दें, कॉटन को लें थोड़ा सा गीला करके उसके अराउंड रैप अप कर दें, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो थोड़ा कम दिखा रहा है, और इस टेम्परेचर को कहा जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। वो इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जब वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हमने कॉटन लगाया उसको रैप अप करके
लिक्विड के साथ। तो अब ये जो लिक्विड है ये लगातार इवेपोरेट करेगा। जब इवेपोरेट होगा तो ये बल्ब के सरफेस से थोड़ा सा हीट लेकर के जाएगा। बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ स्किन के केस में या अर्थन पॉट वाले केस में देखा था। यहाँ पे हमने वेट बल्ब रैप अप कर दिया अराउंड दिस, वेट कॉटन रैप अप कर दिया अराउंड दिस बल्ब। तो ये वाटर जो है जब यहाँ से इवेपोरेट होगा तो हीट को थोड़ा सा लेकर के हो जाएगा, जिस कारण से ये जो मेटालिक पार्ट है वो थोड़ा ठंडा होगा। इस कारण से यहाँ पे टेम्परेचर कम दिखाएगा। तो इस टेम्परेचर का आ जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमेशा ध्यान रखना, ड्राई बल्ब के मुकाबले वेट बल्ब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। रीजन बीइंग वेट बल्ब में लगातार इवेपोरेशन हो रहा है, जिस कारण से हीट कम हो जाता है और इस कारण से टेम्परेचर कम दिखता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर, विच इज वेरी मच रिलेटेड विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेटिंग। नाउ जो हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा कि स्वेटिंग जो है वो हमारे इंटरनल हीट को मैनेज करता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये करंट आर्टिकल भी है। आर्टिकल क्या कहता है कि देखिए, जनरली माना जाता है कि 35 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर इज अपर लिमिट, थ्योरेटिकल अपर लिमिट फॉर ह्यूमन एंड्योरेंस। हम लोग नॉर्मली जिस टेम्परेचर की बात करते हैं वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये आज का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, 39 डिग्री सेल्सियस है, राइट। लेकिन अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करें, यानी कि थर्मामीटर के अराउंड वेट कॉटन को रैप अप करके उसके बाद थोड़ी देर उसको अलाउ करें, तो जो टेम्परेचर निकल करके आता है उसको कहा जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर जनरली ड्राई बल्ब टेम्परेचर के मुकाबले कम रहता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो वो एक अपर लिमिट है ह्यूमन इंड्योरेंस का। उससे ज़्यादा अगर वेट बल्ब टेम्परेचर हुआ तो फिर इंसान को हीट स्ट्रोक पड़ सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन एक नया स्टडी दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन जर्नल नेचर कम्युनिकेशन वो कहता है कि द theoretical upper limit for human endurance as far as wet bulb temperature is concerned could be much lower than 35 degree Celsius. ये रिपोर्ट कहता है कि even 31 degree Celsius of wet bulb temperature could be fatal for elderly people or those people who work outdoors. जानलेवा हो सकता है। 2-3 साल पहले महाराष्ट्र में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुणे में 13 people died because of heat stroke. पुणे या नासिक, किसी आर्टिकल में भी आया है, नवी मुंबई, आई एम सो सॉरी, 13 people died because of heat stroke, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर was only 33 डिग्री सेल्सियस। तो वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस वाली जो थ्योरेटिकल अपर लिमिट है फॉर ह्यूमन एंड्योरेंस, दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। द थ्रेशोल्ड लिमिट माइट बी मच लोअर। अब ये न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न बना करके दिया है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एम्पेरर पेंगुइन्स एंड अंटार्कटिक फर सील्स हैव बीन नाउ कैटेगराइज्ड इंडेंजर्ड। इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एम्पेरर पेंगुइन्स की अगर बात करें तो दे आर टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट पेंगुइन्स। दे आर फाउंड थ्रू आउट द अंटार्कटिक या सब अंटार्कटिक आइलैंड। बेसिकली वो सदर्न पोल के आसपास ही रहते हैं एंड वहीं वो रहते हैं, एंड देयर दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव इवन इन द मोस्ट हार्शेस्ट इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ। अंटार्कटिक रीजन में बहुत ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, वहाँ पे भी उन्होंने सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। दे आर फ्लाइटलेस। एम्पेरर पेंगुइन्स उड़ नहीं सकते, बट उनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रीमलाइन होती है, विंग्स काफ़ी स्टिफ एंड फ्लैट होते हैं, जिस कारण से दे कैन स्विम इन एक्सेप्शनल मैनर। बढ़िया स्विम कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। दे रिमेन इन हडल्ड मैनर, साथ ही साथ रहते हैं। कार्निवोरस होते हैं, पीसीवोर या मोलस्कीवोर होते हैं, यानी कि मछलियाँ खाते हैं या मोलस्कस खाते हैं। दैट मीन्स दे फीड एक्सक्लूसिवली ऑन एक्वेटिक एनिमल्स एंड दे आर कार्निवोरस। रिसेंट न्यूज़ ये है कि एम्पेरर पेंगुइन्स को IUCN ने उनके कंजर्वेशन स्टेटस को अपग्रेड किया है। अब उनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। अर्लियर दे वेयर इन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। तो उनकी पॉपुलेशन को खतरा है,
और इस कारण से उनको endangered कैटेगरी में रखा गया है। अर्लियर दे वेर इन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। से साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम एम्पेरर पेंगुइन्स, फॉर सील्स ऑफ अंटार्कटिका उनको भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है IUCN ने। फॉर सील्स की अगर हम बात करें तो दे आर मरीन मैमल्स। इनके जो दे हैव सॉफ्ट अंडर फर, थिक एंड सॉफ्ट अंडर फर, जिस कारण से इनकी हंटिंग होती है। यही इनका जो फर है वो काफी सॉफ्ट होता है, जिस कारण से पोचर्स इनकी पोचिंग करते हैं। दे आर ऑल्सो कार्निवोरस। इनकी 9 अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे नदन फर सील, अंटार्कटिक फर सील, केप फर सील, ऑस्ट्रेलियन फर सील। करंट न्यूज ये है कि जो अंटार्कटिक फर सील्स हैं उनको कैटेगराइज किया है IUCN ने इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अर्लियर दे वर इन लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट तो ठीक ही है। आर्टिकल 239 टू 242 पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूटीज। ऑल यूटीज आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। CAPF Act reserves 100% of the special DGs and DGs post for Central Armed Police Forces for IPS officers. That is correct. Supreme Court of India directed increase in IPS deputation. This is wrong. तो डिक्रीज की बात करता है। इसी सेकंड स्टेटमेंट इज तो क्लियरली रॉन्ग। वहीं से सीधा सीधा जवाब मिल जाता है एलिमिनेशन टेक्निक से। आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। बॉक्साइट से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। उड़ीसा सिग्निफिकेंट शेयर, उड़ीसा का शेयर कितना है याद करो, 41%। एल्यूमिना, जब बॉक्साइट से हम लोग पहले में निकालते हैं एल्यूमिना, और एल्यूमिना से फिर हम लोग बनाते हैं एल्यूमिनियम, जो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है। एरो ब्रेकिंग, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्पेसक्राफ्ट स्पीड बाय यूजिंग planet's atmosphere. That's all from our side for today. Thanks for watching.